हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स जॉन हफमैन डिकेंस के बारे में, जिन्हें हम चार्ल्स डिकेंस के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स डिकेंस 19th सेंचुरी के एक फेमस ब्रिटिश ऑथर और एडिटर थे। इन्होंने कई फेमस नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, कॉमिक्स और नॉवेलास लिखे थे। इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 को पोर्टसी आइलैंड, हैम्पशायर में। ये एलिजाबेथ और जॉन डिकेंस के बेटे थे। जॉन डिकेंस नेवल पे ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करते थे। उनकी जॉब की ही वजह से उन्हें कई जगह ट्रैवल करना पड़ता था, जैसे 1814 में लंदन, 1817 में चैटम और 1822 में वापस लंदन। चैटम में रहते हुए डिकेंस ने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे और सबसे प्लीजेंट ईयर्स एक्सपीरियंस दिए थे। उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा स्कूल ज्वाइन किया और चैटम का एटमॉस्फेयर उनकी क्रिएटिव माइंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जब 1822 में उनके फादर का ट्रांसफ़र हुआ, तब वो वापस लंदन आ गए और जहाँ से उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हुआ और इवेंचुअली डिकेंस के फादर को अपने इसी डेब्ट और कर्ज के चलते हुए मार्शल सी डेप्टर्स प्रिजन में भेज दिया गया। इस वजह से 12 साल के डिकेंस को स्कूल छोड़ना पड़ा था। वो वॉरेंस ब्लैक इंक फैक्ट्री में काम करने लगे। हालांकि उन्होंने ये काम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस काम का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल इफेक्ट पड़ा था। इस जॉब की वजह से उनके दिमाग में इतनी पेनफुल मेमोरीज रिकॉर्ड हुई थी, जिसका इफेक्ट हमें इनके वर्ड्स में भी देखने को मिलता है। जैसे हमें इसके ट्रेसेस मिलते हैं डेविड कॉपरफील्ड के अर्ली चैप्टर्स में। 28 मई को जॉन को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया था और उन्होंने अपना डेब्ट चुका दिया था। इसके बाद डिकेंस ने भी वॉरेंस में काम करना बंद कर दिया। चार्ल्स डिकेंस ने वेलिंगटन हाउस एकेडमी ज्वाइन की। 1825 में जॉन डिकेंस रिटायर हो गए। उनके पास एक बहुत ही छोटा अमाउंट आता था पेंशन का। उन्होंने एज अ रिपोर्टर काम करना शुरू किया। 1827 में फिर से एक बार फैमिली को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। चार्ल्स को फिर से अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और एक सॉलिसिटर क्लर्क की तरह काम करना पड़ा एलिस और ब्लैकमोर के लिए। डिकेंस मॉर्निंग क्रॉनिकल में एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर काम करने लगे थे। 1833 में डिकेंस को मारिया बीटनेल नाम की लेडी से प्यार हो जाता है। हालांकि उनकी मैरिज को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन डिकेंस कभी भी मारिया को भूल नहीं पाए। मारिया के कैरेक्टर के ऊपर ही डोरा का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। डिकेंस 1836 में अपना पूरा अटेंशन देते हैं कैथरीन होगार्ट और 1836 में ही उन्होंने उनसे शादी कर ली। लेकिन 1850 में उन्हें 3 डिवास्टेटिंग लॉसेस का सामना करना पड़ता है। पहला लॉस था उनके फादर की डेथ, दूसरा था उनकी बेटी की डेथ और उसके बाद उनका अपनी वाइफ से सेपरेशन हो जाता है। 1858 में डिकेंस की मैरिटल अनहैप्पीनेस एक पीक तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है। उन्होंने विल्की कॉलिंस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी मैरिटल अनहैप्पीनेस को शो किया है। उन्होंने लिखा था, The domestic unhappiness remains so strong upon me that I can't write and can't rest 1 minute. I have never known a moment's peace or content since the last night of the frozen deep. ये कपल 1858 में ही सेपरेट हो जाता है। डिकेंस ने इसके बाद एक्ट्रेस एलन टर्नर के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू किया और उसके बाद वो उन्हीं के साथ अपनी पूरी जिंदगी रहे। वो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और इसी ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी अपने काम को पब्लिश कराने की। उनका जर्नलिज्म सबसे पहले स्टिचेस बाय पोस्ट फॉर्म में पब्लिश हुआ 1836 में। बोस दरअसल एक फैमिली निकनेम था जिसका यूज उन्होंने एज अ सीडोनिम किया था।
उन्होंने ये नाम मोसेस से लिया था जो कि उन्होंने दिया था अपने छोटे भाई ऑगस्टस डिटेंस को। मोसेस नाम द विकार ऑफ विटफील्ड में भी यूज होता है और इसी से मोसेस बन गया बोजेस और फिर बोजेस को ही बाद में छोटा कर दिया गया बोज के लिए। 1870 में उन्होंने कंटिन्यूअसली हैट्रिक रीडिंग और अपीयरेंसेस किए। उन्होंने अपनी लास्ट पब्लिक रीडिंग में कहा था, फ्रॉम दीज गैरिश लाइट्स आई वैनिश नाउ फॉर एवरमोर। इस स्टेटमेंट के 3 महीने बाद 9 जून 1870 को डिकेंस की 58 साल की उम्र में डेथ हो गई। उन्हें बरी किया गया पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे में। आइए अब जान लेते हैं इनके वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं नॉवल और नॉवेलास। द पिकविक पेपर 1836 टू 1837। ये डिकेंस का फर्स्ट नॉवल था। इसलिए स्टोरी में सैमुअल पिकविक और पिकविक क्लब के 3 और मेंबर्स भी पोर्ट्रे किए जाते हैं जो पूरी कंट्री में ट्रैवल करके लोगों की लाइफ और नेचर को स्टडी और उनकी एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करना चाहते थे। इसमें सैमुअल पिकविक को डेप्टर प्रिजन में भेज दिया जाता है जो कि डिकेंस की ही लाइफ के एक्चुअल इंसिडेंट को डिपिक्ट करता है और दिखाता है उस समय के एक्सप्लॉयटेशन और मिसट्रीटमेंट को। ओलिवर ट्विस्ट 1837 टू 1839। ये डिकेंस का दूसरा नॉवल था जिसमें उन्होंने दिखाया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह से गरीब लोगों के साथ मिसबिहेव करते थे। इसमें चाइल्ड लेबर और डोमेस्टिक वायलेंस को भी डिपिक्ट किया गया है। क्रिमिनल्स और प्रोस्टिट्यूट्स के पोर्ट्रेयल की वजह से ये उस समय का काफी कंट्रोवर्शियल नॉवल था। कुछ लोगों ने इस वर्क को क्रिटिसाइज भी किया है। निकोलस निकलबाई अप्रैल 1838 टू अक्टूबर 1839। ये निकोलस निकलबाई की लाइफ और एडवेंचर्स पर बेस्ड था जिसमें हमें इनजस्टिस, मैलट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप अप्रैल 1840 टू फरवरी 1841। इसमें नेल ट्रेंट और उसके ग्रैंडफादर की डिफिकल्ट लाइफ देखने को मिलती है जो कि ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में ही रहते थे। उनकी लाइफ का स्ट्रगल तब बढ़ जाता है जब डेनियल क्विल नाम का पर्सन उनकी लाइफ में एंटर करता है। क्वीन विक्टोरिया ने इस बुक के बारे में कहा था, वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। बार्नाबे रच फरवरी 1841 टू नवंबर 1841। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल था जो लूजली एक पॉलिटिकल फैक्ट पर बेस्ड था जो थे 1780 के गॉर्डन राइट्स। मार्टिन चज़लविट दिसंबर 1842 टू जुलाई 1844। मार्टिन चज़लविट एक रिच ओल्ड मैन था जिसने अपना ध्यान रखने के लिए एक नर्स को हायर किया था। उसका नाम था मैरी। उसने मैरी के सामने ये कंडीशन भी रखी थी कि तुम तब तक यहाँ पर रहोगी और तुम्हें तब तक ही पेमेंट मिलेगी जब तक मार्टिन जिंदा था। लेकिन मार्टिन का ग्रैंडसन जिसका नाम भी मार्टिन था मैरी से प्यार करने लगता है और मैरी भी उसे पसंद करने लगती है। इस वर्क में हमें ग्रीड और सेल्फिशनेस की थीम दिखाई देती है। द क्रिसमस कैरल, द चाइम्स, द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द बैटल ऑफ लाइफ, द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट पार्किंग। ये सारे वर्ड्स क्रिसमस की थीम्स पर बेस्ड थे और इन्हें क्रिसमस नोवेलास भी कहा जाता है। एक्चुअल में नोवेलास एक तरह का नैरेटिव प्रोज फिक्शन होता है जिसकी लेंथ नॉवल से कम और शॉर्ट स्टोरी से ज्यादा होती है। डॉम्बे एंड सन्स अक्टूबर 1846 टू अप्रैल 1848। इसमें एक पिता और उसके बच्चों के बीच रिलेशनशिप दिखाई गई है कि किस तरह से फादर अपने बेटे को इम्पोर्टेंस देता है और अपनी बेटी को छोड़ देता है, लेकिन समय के साथ उसे ये समझ में आता है कि उसकी बेटी ही सब कुछ थी और उसे समझ में आता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ इल ट्रीटमेंट करके बहुत खराब किया और इसके लिए उसे बाद में रिपेंट भी होता है। डेविड कॉपरफील्ड मई 1849 टू नवंबर 1850। इस वर्क में
कई एलिमेंट्स डिकेंस की लाइफ के ऊपर बेस्ड थे और पॉसिबली ये उनके सभी नॉवेल्स में से सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल हैं। ये एक यंग लड़के डेविड कॉपरफील्ड की चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक की कहानी है, जिसमें हमें उसकी लाइफ और उससे जुड़े हुए लोगों की लाइफ की स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स को देखने और समझने का मौका मिलता है। ब्लीड हाउस, मार्च 1852 टू सितंबर 1853। ये डिकेंस का एक वेल क्राफ्टेड नॉवल था। जीके चेस्टन एंड व्लादिमीर नोबोकोव ने इसे डिकेंस का सबसे बेस्ट वर्क भी माना है। इस वर्क में कोर्ट ऑफ चांसरी में रनिंग एक लीगल केस डिपिक्ट किया जाता है जो था जॉन डाइस एंड जॉन डाइस केस, जिसमें एक टेस्टेटर ने कई सारी कन्फ्लिक्टिंग बिल्स तैयार कराई थी और इसी वजह से सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हार्ड टाइम्स, अप्रैल 1854 टू अगस्त 1854। इस नॉवल में मिस्टर थॉमस ड्रेडराइट एक पॉलिटिशियन और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं जो अपने स्कूल के बच्चों और अपने बेटे और बेटी को फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। उनके अकॉर्डिंग लाइफ में फैक्ट्स और रैशनैलिटी होना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो बच्चों को किसी भी तरह की इमेजिनेशन से दूर रखते थे और उनकी क्रिएटिविटी को भी कंडेम कर देते थे और बेसिकली ऐसा लगता है कि वो उन्हें रोबोट की तरह ट्रीट करना चाहते थे। लिटिल डॉरेट, दिसंबर 1855 टू जून 1857। ये नॉवल कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम के करप्शन पर बेस्ड था, जिसमें द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेप्टर्स प्रिजन को इंक्लूड किया गया है। डिकेंस ने सोसाइटी के स्ट्रैटिफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। ब्रिटिश क्लास सिस्टम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। टेल ऑफ टू सिटीज, अप्रैल 1859 टू नवंबर 1859। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल था 1859 का। इसकी सेटिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और उसके दौरान के लंदन और पेरिस की। अ टेल ऑफ टू सिटीज दिखाती है कि डिकेंस बिलीव करते थे रिसरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में। वो समझते थे कि पर्सनल लेवल और सोसाइटी लेवल दोनों पर ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है। इसके बाद है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दिसंबर 1860 टू अगस्त 1861। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में पिप की चाइल्डहुड और एज अ यंग अडल्ट लाइफ की जर्नी का डिपिक्शन किया जाता है। पिप डिकेंस की लाइफ के उस फेज को शो करता है जब उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम को देखा था। आवर म्यूचुअल फ्रेंड, मई 1864 टू नवंबर 1865। आवर म्यूचुअल फ्रेंड चार्ल्स डिकेंस का लास्ट नॉवल था जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कंप्लीट किया था। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड था तो डिकेंस का लास्ट नॉवल, लेकिन वो कंप्लीटेड नहीं था क्योंकि 1870 में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए आवर म्यूचुअल फ्रेंड को ही चार्ल्स डिकेंस का लास्ट कंप्लीटेड नॉवल माना जाता है। इस वर्क में हमें जेलसी, ग्रीड और मैनिपुलेशन, मनी, मैरिज और रीबर्थ जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड फाइनल नॉवल था चार्ल्स डिकेंस का जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1870 में। नॉवल का नाम रखा गया था इससे कैरेक्टर एडविन ड्रूड के ऊपर, लेकिन एडविन ड्रूड से ज़्यादा उनके अंकल जॉन जैस्पर का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जाता है जो कि एक ओपियम एडिक्ट थे और उनका अपने प्यूपिल रोजा बट के ऊपर क्रश था। अब जान लेते हैं उनकी मेजर शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। द लैम्प लाइटर 1838, अ चाइल्ड्स ड्रीम ऑफ अ स्टार 1850, कैप्टन मर्डरर 1850, टू बी रेड एट डस्ट 1852, द लॉन्ग वॉयज 1853, प्रिंस पर्ल 1855, थाउजेंड एंड वन हम्बर्ट्स 1855, हंटेड डाउन 1859, द सिग्नल मैन 1866, George Silverman's Explanation 1868, Holiday Romance 1868, Short Stories Collections, Stitches by Boz 1836, The Mudford Papers and Other Stitches 1837 to 38, Master Humphrey's Clock 1840 to 41, reprinted pieces 1861।
अब जान लेते हैं इनकी लिटरेरी स्टाइल और थीम्स के बारे में। सबसे पहली थीम जो हमें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट तरीके से दिखती है इनके वर्ड्स में, वो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की थीम। ये थीम हमें इनके कई वर्ड्स में दिखती है, जैसे डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीथ हाउस और निकोलस निकलबाय। अगली थीम है इंडस्ट्रियलिज्म की। इंडस्ट्रियलिज्म की थीम हमें ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स और कई ऐसे वर्ड्स में दिखती है। उन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म का इफेक्ट ह्यूमन की लाइफ पर दिखाया है, लोगों की लाइफ पर दिखाया है। जैसे ओलिवर ट्विस्ट में उन्होंने चिमनी स्वीपर्स के बारे में बात की है। हार्ड टाइम में भी उन्होंने उन डिफिकल्ट सिचुएशंस के बारे में बात की है जो एक गरीब इंसान को झेलनी पड़ती थी उस समय के इंग्लैंड में। उनकी बिटर लाइफ, उनका चाइल्डहुड और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, इन सब के ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं इनके वर्ड्स में। इनके वर्ड्स में हमें इंडस्ट्रियलिज्म से होने वाला सोशल केओस और सोशल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जो कि इन्होंने बहुत सफाई से अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। इंडस्ट्रियलिज्म का ही एक रिजल्ट था द मैटरनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे हार्ड टाइम्स में उन्होंने सजेस्ट किया है कि 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतनी बुरी तरह से अडॉप्ट कर चुके थे कि उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को मशीन्स बनाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से हार्ड टाइम में कैरेक्टर्स इमोशंस को कंडेम करते हुए दिखाई देते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, उसी तरह 19th सेंचुरी का इंग्लैंड भी लोगों को मशीन बनाने में लगा हुआ था। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और उनकी इमेजिनेशन से उनको कोई मतलब नहीं था। अगली प्रिविलेंट थीम है द क्रिसमस स्पिरिट। चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस बुक्स, स्पेशली द चाइम्स, Written on the Hearth, A Christmas Carol, The Battle of Life, डिकेंस की क्रिसमस बुक्स की सेंटर पीस थी। अ क्रिसमस कैरल इन सभी बुक्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। डिकेंस ने द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट पार्किन के बाद क्रिसमस बुक्स लिखना बंद कर दिया था। ये उनकी लास्ट क्रिसमस बुक थी। डिकेंस अपनी क्रिसमस बुक से ये दिखाना चाहते थे कि क्रिसमस के समय सभी लोग अपने पेटी डिस्प्यूट्स को छोड़कर, सेल्फिश टेंडेंसीज को छोड़ के, वर्क को छोड़ के फ्रेंडशिप, चैरिटी और सेलिब्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं। डिकेंस अपने रीडर्स को यही मैसेज देना चाहते थे कि क्रिसमस साल का वो समय था जब हर कोई खुश हो सकता था, रिजॉइस हो सकता था, हैप्पी हो सकता था। डिकेंस ये बताना चाहते थे कि हमारे पास लाइफ जीने का एक ही चांस होता है, और जिस तरह हम क्रिसमस के समय रिजॉइस फील करते हैं, हैप्पी होते हैं, उसी तरह हमें अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिली है इंजॉय करने के लिए। इसके बाद है पॉवर्टी, इंस्टीट्यूशंस, वेल्थ एंड क्लास की थीम। इस तरह की थीम डिकेंस ने विक्टोरियन इंग्लैंड के क्लास सिस्टम को दिखाने के लिए यूज की थी। ये थीम हमें देखने को मिलती है ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और हार्ड टाइम्स में। इंटिमिडेशन एंड एम्बैरेसमेंट, इसका मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना। थ्रेट्स और वायलेशंस के सीन पूरे सीन को 11 कर देते थे। वो रीडर को एक एक्स्ट्रा टेंशन प्रोवाइड करवाना चाहते थे, जैसे डेविड कॉपरफील्ड में फेस थ्रेट्स, पिटविड पेपर्स, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और द लिटिल टॉयलेट में हमें इसी तरह के इंटिमिडेशन और थ्रेट्स का एग्जाम्पल दिखाई देता है। क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, डिकेंस स्ट्रॉन्गली फील करते थे कि विक्टोरियन सोसाइटी ने पॉवर्टी को और जो लो क्लास के लोग थे उनको अंडर एस्टिमेट किया था। जैसे अ क्रिसमस कैरल में एक तरफ वो लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, वो क्रिसमस के दिन कंफर्टेड थे, फीस्ट कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे बच्चे, जो ड्रेडफुल कंडीशंस में
वर्क हाउसेस में काम करने के लिए और रहने के लिए मजबूर किए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें सीधे विक्टोरियन सोसाइटी में प्रेवलेंट स्ट्रैटिफिकेशन को दिखाती है, जो कि इक्वल नहीं थी। सारा स्ट्रगल गरीबों के लिए था और जो रिच पीपल थे वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। डिकेंस के वर्ड्स में हमें मैरिज की भी थीम दिखाई देती है। कुछ वर्ड्स में उन्होंने हैप्पी मैरिजेस को दिखाया है और कुछ वर्ड्स में उन्होंने अनहैप्पी मैरिजेस को शो किया है। जैसे हार्ड टाइम्स और डॉम्बे एंड सन में उन्होंने अनहैप्पी मैरिजेस को पोर्ट्रे किया है। एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इस तरह की थीम हमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन में साफ दिखाई देती है। जैसे पिप का कैरेक्टर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर था। पिप एक आइडियलिस्ट था। उसे जब भी लगता कि मुझे कोई चीज़ एक्वायर करनी है, कोई चीज़ सीखनी है, तो वो तुरंत सीख लेता था। ये क्वालिटी दिखाती है उसके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को और कुछ नया सीखने के लिए उसके एम्बिशन को। पिप का कैरेक्टर एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को साफ पोर्ट्रे करता है, क्योंकि पूरी कहानी के दौरान पिप डिजायर करता है मॉरल, सोशल और एजुकेशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद की थीम है द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। जिस तरह से विक्टोरियन सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से पुअर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहना पड़ता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसी तरह जस्टिस की भी अपनी लिमिट थी। जैसे ओलिवर ट्विस्ट और अ टेल ऑफ टू सिटीज में हमें लिमिट्स ऑफ जस्टिस की थीम दिखाई देती है। लास्ट थीम है हॉन्टेड, गिल्ट और डेस्टिनी की। हॉन्टेड, गिल्ट और डेस्टिनी की थीम काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है ब्लीड हाउस जैसे वर्ड्स में। ब्लीड हाउस में हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कोई डिमार्केशन दिखाई नहीं देता है। पास्ट और प्रेजेंट की यही ब्लरीनेस इस वर्क को हॉन्टिंग की थीम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाती है। इस वर्क में सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है हॉन्टिंग का द घोस्ट वर्क। पास्ट के इवेंट्स न केवल नॉवेल के कैरेक्टर्स को हॉन्ट करते हैं, बल्कि हमें ये भी दिखाते हैं कि अल्टीमेटली उनकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस तरह ये थी डिकेंस की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स, जो कि हमें उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स में काफ़ी सफाई से दिखाई देती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और डिकेंस की थीम्स, बायोग्राफी और उनके वर्ड्स समझ में आए हों, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट शेल्फ। थैंक यू सो मच।